नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का युवा बहुत सारे सपने अपने कैरियर को लेकर देख रहा है और इस कड़ी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर का युवा नई दिशाएं प्राप्त कर रहा है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि विदेश जाने का जो सपना है वो हर युवक युवती के मन में है और बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर भविष्य की चाहत में उन सपनों को उड़ान देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ये सपने एक बैड ड्रीम के रूप में शामिल होते हैं और खासकर पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू में वीजा के नाम पर स्कैम होता रहा है और ये तस्वीर अब और भी खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से खासकर वीजा स्कैम और जम्मू के युवा इसमें ठगे जा रहे हैं। ना केवल ठगे जा रहे हैं बल्कि अपनी जो गाढ़े खून पसीने की उनकी माँ बाप की जो कमाई है उससे भी हाथ धो रहे हैं और वापस मायूस शैटर्ड होकर अपनी मातृभूमि में वापस आ रहे हैं। ये पहला बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की बात करें इस तरह के वीजा स्कैम्स सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस पर कोई अंकुश लगा सकता है। और इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू में वीजा स्कैम को लेकर स्वर बुलंद किया जा रहा है और इस को लेकर लगातार मीडिया के सामने, जनता के सामने ये चीजें सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक आवाज जो पिछले काफी समय से जम्मू की बुलंद आवाज के रूप में काम कर रही है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और सीधे जानते हैं उनसे इस वीजा स्कैम का क्या है असली रूप और किस प्रकार जम्मू का यूथ इसमें ठगा जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए संवाद के आज के इस अंक में अमनदीप सिंह बोपरा हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और जम्मू युवा जाट सभा के आप प्रेसिडेंट हैं। अमनदीप जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवाओं के जो सपने हैं खासकर पिछले कुछ समय से, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि पिछले कई सालों से जम्मू में इस तरह के स्कैम नजर आते हैं। इकलौते दुखलते ये स्कैम थे, लेकिन एक टिप ऑफ द आइसबर्ग के रूप में तस्वीर सामने आ रही है जिसका खुलासा आपने किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वीजा स्कैम है और किस प्रकार जम्मू का युवा, खासकर उनके परिवार की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है, आज वो लुटती हुई नजर आ रही है, शटर्ड होकर वो वापस आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए सर, क्या हुआ कि पिछले, जैसे हमें पता है कि बेरोजगारी की दर जेएंडके में बढ़ी, हम डाटा में टॉप कर रहे हैं बेरोजगारी में ऑल ओवर इंडिया। तो अभी एक नया पंजाब एडजस्टेंट स्टेट है, हमारी नेबरिंग स्टेट है, तो वहाँ पे ये ट्रेंड था फॉरेन जाने का। तो वही सब यहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रिलेशंस भी हैं हमारे आपस में। तो ये शुरू हो गया कि चलो बाहर चलते हैं, एक बेहतर भविष्य बनाते हैं, यहाँ जॉब्स थी नहीं। तो जब इस तरह का एक बिजनेस शुरू हो जाता है कि बाहर जाने का, तो ठग भी आ जाते हैं इसमें। तो इन्हीं ठगों ने ये काम शुरू किया कि लोगों को यहाँ से बताया जाता है कि आपका वर्क वीजा है और उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है और बाद में उन्हें टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। फिर वो वहां पर, कुछ को तो यहाँ समझ आ जाती है तो यहीं रुक जाते हैं, कुछ को वहां पर छोड़ दिया जाता है। फिर वहां उनको छोटी छोटी फैक्ट्रीज हो गई, जैसे आउटर। अभी यहाँ पे जिस तरह से रशिया का बहुत क्रेज है, साउथ कोरिया का बहुत क्रेज है, तो रशिया में क्या किया जाता है कि यहाँ से इन लोगों को लेके जाया जाता है, रशिया में छोड़ दिया जाता है। मॉस्को से 200-300 किलोमीटर दूर फैक्ट्रीज हैं, वहां पे इनको रख दिया जाता है और 8-8 महीने तनख्वाही नहीं दी जाती। अगर ये लोग बोलते हैं तो ये यहाँ पर से गए हैं टूरिस्ट वीजा पर 15 दिन 20 दिन, ये वहां पर अब इलीगल है। सेम जैसे रोहिंग्याज है, अगर किसी रोहिंग्या के साथ गलत हो जाए तो वो थाने में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे पता है कि उस पर दूसरी कार्रवाई होगी, डिपोर्ट होगा। तो उन लोगों को एक तरह से रशियन माफिया जो है, उनको ये फ्री की लेबर दी जाती है और इसमें यहाँ जम्मू के लोग मुलविस हैं। अब जो पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें तो इसमें एक चीज बड़ी जो देखने वाली है कि एजेंसीज को पता नहीं है। केसेस आते हैं, एक दो केसेस आते हैं, एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को इस पूरे स्कैम का पता नहीं है। कोई भी कहीं से उठ के एक कंसल्टेंसी सर्विस खोल लेता है, कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। एक नागा फॉर्म है, जो फॉर्म सी जिसको हम कहते हैं, और सिंपल भाषा में नागा फॉर्म कहते हैं,
वो फॉर्म लेना आपको और कंसल्टेंसी खोल लेनी है। वो एक किराने वाले के पास भी होगा, किसी नुक्कड़ के वाले के पास, नॉर्मल दुकानों के पास होता, वही है। और ऑनलाइन अगर आप चेक करें, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह, तो आजकल ये वीजा सर्विसेज देती हैं। तो जो जिस टूरिस्ट वीजा को ये क्लेम करते हैं, जिसके लिए 5 लाख लेते हैं, वो टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन इन वेबसाइट्स पे अगर आप रिन्यू कराते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो 5-10 हज़ार के बीच में मिल जाता है। तो टिकट्स के पैसे भी ये अलग से लेते हैं उनसे। जैसे रशिया के लिए 4.5 लाख रुपए लिया जाता है, बट एट 2025 में ऑन अराइवल वीजा जो है फ्री है। तो एक फ्री वीजा के लिए गरीबों से 4.5 लाख रुपया लिया, उसके बाद टिकट्स के पैसे अलग से लिए, तो ये एक नेट प्रॉफिट है। अब इसमें इनकम टैक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन वो उनकी तरफ से भी कुछ एक्शन नहीं होता है। यहाँ किसी के अकाउंट में कहीं कुछ ज्यादा पैसे आ जाए तो फटाफट नोटिस आ जाता है कि ये पैसे कहाँ से आए, इनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, इनका प्रॉफिट इतना है। आप देखिए कि 10,000 की 5,000 का वीजा नहीं है, 10,000 का वीजा नहीं है, और टिकट्स के पैसे वो दे रहे हैं, उस पर प्रॉफिट देखिए मार्जिन 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। साउथ कोरिया के लिए तो 18-18 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि आप चेक करेंगे तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे वो 5-6 हजार रुपए में अवेलेबल है। तो यहां से इनको बताया जाता है तुम्हारा वर्क वीजा है, और ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है वहां पर। यहाँ से कुछ लोग गए हैं जो वहां काम कर रहे हैं, वो उनके एजेंट्स बन चुके हैं। तो यहाँ से बंदे जाते हैं तो उनको कहा जाता है हमारा वहां पे बंदा, वो बंदा क्या है, वो बंदा खुद ऑलरेडी काम कर रहा है इलीगली वहां पर। तो इन लोगों को वहां रख दिया जाता है, वहां उनसे जो है काम कराया जाता है, फिर 10-11-12 महीने बाद उनको लात मार दी जाती है, गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, या फॉरेन कंट्रीज को दे दिया, जो उनकी लोकल पुलिस है उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है, फिर वो डिपोर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और काफी लोग हैं। ये स्कैम जिस दिन हमने किया, एक 2 युवा थे, हालांकि नॉन जट है, वो कम्युनिटी के हैं, ऐसे आए, उन्होंने कहा भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैं जस्ट उनके ऑफिस में गया और मैंने उनसे बात की, तो वहां ना मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे वाइब भी अलग आई। तो जब वहां पे चीजें वायरल हुई वीडियोस, उसके बाद जब मुझे लोगों के कॉन्टेक्ट्स आने लगे, आप देखिए 10 से 12 कंप्लेंट्स एट प्रेजेंट गांधीनगर थाने में ही है उसके खिलाफ, एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है, बेटर नोन टू पुलिस ऑफिशियल्स। ये तो पुलिस ही बता सकती है ना कि एक ठग कॉन्टिन्यूस पिछले 2 साल से आपके एरिया में ऑपरेट कर रहा है, वो ठग, उसकी कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास, और गरीब लोग हैं सर। एक तो इंसिडेंट ऐसा है कि उस लेडी के गहने खुद जाके जो है ज्वेलर के पास गिरवी रखवाए हैं। आप सोचिए कितनी ये इनमें इनह्यूमन लोग हैं, इनको पता कि इनके साथ हम ठगी कर रहे हैं, और उस लेडी के गहने वो वापस नहीं मिलेंगे, उसे जाके जो है गिरवी रखवा रही है। और मैं कहता हूँ कि जम्मू में, हमारे जम्मू के जो लोग हैं ना, इनमें मानवता है। वो जो जिनको उन्होंने गहने दिए हुए हैं, वो उनसे सूद नहीं ले रहे, वो कहते हैं मैं इनकी हालत देख के क्या सूद लूं जी। मैं तो इनको कहता हूँ कि 50 लिए हैं, जिस दिन 50 होंगे आपके पास, ले जाना और अपने गहने ले जाना। अब उस लेडी को ये प्रॉमिस किया गया उसके बेटे को कि तुम्हें दुबई में भेजा जाएगा, उसे यहां से दुबई भेजा जाता है 1,40,000 में। देखिए लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो वर्क वीजा है, मैं बता दूं J&K में, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, जम्मू में खासकर, जम्मू में कोई भी जो है वर्क वीजा नहीं दिला सकता, रजिस्टर्ड ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर आप वेबसाइट में पता करें कौन कौन से रजिस्टर्ड है, कश्मीर के 3 जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा जम्मू में कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है जो वर्क वीजा दे सकता हो। और वर्क वीजा देने के लिए आपको रशियन गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी चाहिए होती है परमिशन। लेकिन इसमें आप देखिए कि परमिशंस नहीं है, और वो लोग धड़ल्ले से ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू में। और इसकी हब आप अगर चेक करें, शास्त्री नगर, गांधीनगर, ये 2 एरियाज हैं। आपको औकाफ मार्केट के आसपास के एरिया में आपको कम से कम 10 से 15 कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी, जिनमें से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है बकायदा, क्योंकि J&K में पॉलिसी ही नहीं है। पंजाब में पॉलिसी है, लेकिन वहां तब भी ठगी हो जाती है। यहां सोचिए पॉलिसी ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं करना क्या है,
ठगियां हो रही हैं, लोग आते हैं, एक दो केस बनाए जाते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें, इस टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आपने क्रैक किया है, और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अगर पिछले कुछ सालों में पलट कर देखें तो 2024 में मुंबई पुलिस ने एक इस तरह का एक वीज़ा नेटवर्क रैकेट जो था उसको ब्रेक किया था। उसमें सुचेतगढ़ के कुछ युवा थे जिनको मॉडस ऑपरेंडी के तौर पर टूरिस्ट वीज़ा के रूप में भेजा गया था। उसके बाद राजौरी की अगर बात करें, वहाँ के कुछ युवक थे, 10 लाख उनसे लिए गए थे, उनको भेजा गया था। कुवैत जाने के नाम पर आदिल दीन जो राजौरी का था, उसे 5 लाख रुपए लिए गए थे। ये फैक्ट्स हैं। और इसके अलावा जम्मू साइबर पुलिस ने दुबई वीज़ा के नाम पर 2022 में 2 इंडिविजुअल्स को पकड़ा था। किश्तवाड़ के बच्चे थे जिनको 3,30,000 रुपए बोगस दुबई वीज़ा दिया गया था। यानी कि पहली बार इस तरह की तस्वीर नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने उसको उजागर किया है कि सिर्फ एक नागा फॉर्म पर इस तरह की कंसल्टेंसीज जम्मू में खुल रही है, जबकि एक पूरी वेरिफिकेशन इनके क्रेडेंशियल्स की खोलने वालों की होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे? देखिए ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रोल है कि करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है आपकी आंखों के सामने और आपको पता ही नहीं है। अगर आप कोई भी लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ आप लोगों से 25-25 लाख 18, जैसे साउथ कोरिया का आपने बात की, तो वो जो नेक्सस ब्रेक हुआ, लोगों से 18 लाख रुपए लिए जाते हैं। साउथ कोरिया का वीजा 6 या 7 हजार रुपए में आता है। वहां ये लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन बताते हैं कि यहाँ पर बहुत जो है वो, और ये हमें असाइलम दिया जाए। तो इस तरह का नेक्सस चल रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन मुकदर्शक बनी हुई है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि ये नेक्सस है, केसेस हैं, एस्टेब्लिश केसेस हैं, रजिस्टर्ड केसेस हैं जिन पे कार्रवाई भी हुई है, तो इसके लिए इतनी देर से जो शायद केस जिसके आपने डिस्कस किया, वो उसको कम से कम 4 साल हो गए होंगे, 3-4 साल। 3-4 साल से एक नेक्सस चल रहा है। आप उस पर कोई पॉलिसी क्यों नहीं लेके आ रहे? एक लेके आइए। मैं आपको बताऊं कि हो क्या रहा है, कोई भी उठ के आ रहा है दूसरी स्टेट से, पंजाब से उठ के आएगा, हरियाणा से, कहीं से भी उठ के आएगा, हिमाचल से। आप आइए यहाँ पर, नागा फॉर्म लीजिए, एक ऑफिस खोलिए, आलीशान ऑफिस खोलिए, वहां अलग अलग कंट्रीज के झंडे लगाइए। यही इन्वेस्टमेंट है बस। आइए, लोगों को बोलिए हाँ जी आपके फॉरेन के वीजे लगवा देते हैं, यहाँ से ठगी करिए। इंसिडेंट्स हैं, मीडिया में रिपोर्टेड है, जहां पर बाहर के लोग आए, यहाँ से पैसा लेके करोड़ों रुपया। कठुआ में एक इंसिडेंट है जहां एक बाहर का एजेंट आया पंजाब का, जो खुद कभी फॉरेन नहीं गया, और पंजाब में वो ब्लैक लिस्टेड था। यहां पर आता है, कठुआ में लोगों को लूटता है, 1.5 करोड़ की ठगी करके चला जाता है 2 हफ्ते में, तो 15 दिन में, और उसका कुछ नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को, खासकर मैं कहता हूं कि हर डीसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके पास बकायदा एक अप्लाई करने का फॉर्मेट हो, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट हो, एक डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। कुछ प्रॉपर्टी अगर आप टेंडर लेते हैं, आप देखिए सड़क बनानी है, नाली बनानी है, तो उसके लिए भी उसको ठेकेदार का लाइसेंस जो होता है, उसके लिए उसको प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है। तो 10 लाख का टेंडर लेना तो उसको 10 लाख की प्रॉपर्टी शो करनी है। तो यहाँ ये करोड़ों रुपए डील कर रहे हैं, तो आपके पास पॉलिसी क्यों नहीं है? इसमें सबसे जरूरी है गवर्नमेंट को पॉलिसी लेकर आना कि जो भी इस तरह की कंसल्टेंसी खुलती हैं, उनका एक बकायदा लाइसेंस हो, एक बकायदा वो डोमिसाइल हो। सबसे बड़ी बात है कि वो जम्मू का हो। आप पकड़ेंगे किसको? कल को कोई केरला से उठ के आ गया, आपके पास तो उसको कुछ है ही नहीं। जम्मू कहाँ, जम्मू पुलिस जो केरला में जाएगी? तो एक प्रॉपर्टी हो उसकी, इतनी एसेट, भाई आपके पास 25 लाख 30 लाख, या अगर आप साल में आपका टर्नओवर जो है बिजनेस का 1 करोड़ है, तो कम से कम 1 करोड़ का टर्न प्रॉपर्टी तो हो, कि अगर कल को ठगी हो जाए इन बच्चों के साथ तो गवर्नमेंट रिकवर कैसे करेगी? अब जैसे ये वाला इंसिडेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है उसके पास, एंड वो धड़ल्ले से घूम रही है अभी भी बाहर, फेसबुक पर लाइव आती है, लोगों को बताती है जी कुछ नहीं है, आप मेरे से लगवाओ। और अभी तक सुरक्षा एजेंसियां या जांच एजेंसियां जो हैं या गवर्नमेंट है, वो उनकी नजर में है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है। तो इसमें मुझे जहां तक लगता है कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। एक डीप रूटेड नेक्सस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब से पहला केस सामने आया, उसके बाद क्या और भी बच्चे जो जिन्होंने अभी तक अपने फ्रॉड को, स्कैम को या इस वीजा रैकेट को
को लेकर सामने नहीं आए? क्या इस घटना के बाद जो आपने तस्वीर को उजागर किया उसके बाद कुछ और भी बच्चे सामने आए हैं जिन्होंने अपनी व्यथा कहानी सुनाई? बहुत लोग आए सामने जिस दिन मेरे को मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा नेक्सस है। शायद वो उस दिन अगर उन 2 बच्चों के पैसे वापस दे देती तो ये कहानी इतनी निकलती ही नहीं। तो जब मैंने वीडियो वायरल हुई और ये चीजें हाईलाइट हुई, बहुत सारे लोग आए, अरनिया तक में रिकवरी हुई है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपसे पहले 20,000 रुपया, एक अरनिया का इंसिडेंट है, उससे 20,000 रुपये लिए गए और उसे कहा 4.5 लाख रुपए तुम्हें रशिया भेजा जाएगा, और ये बकायदा लिख के दे रही है पेपर पर। और वीडियो जो आए हैं उसमें भी वो बकायदा क्लेम करती है कि मैं वर्क वीजा दूंगी या मैं वर्क परमिट दूंगी। वर्ड प्ले बहुत अच्छा करती है वो। मेरे साथ भी उसने कोशिश की कि नहीं मैंने यहाँ पे वर्क वीजा लिखा है। हाँ, बट अब अगर हम सोचे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो वर्ड प्ले कर लेती है। तो वो वर्ड प्ले करती है लोगों के साथ और इस तरह ठगी करती है। अच्छा, उसकी मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो अरनिया वाले ने जब उसने कहा कि मुझे वीजा दिखाएं, तो उसने कहा कि पेमेंट लेके आए तो आपको दे दिया जाएगा वीजा। तो अब वो जाहिर सी बात है, उसने कहा कि भाई मुझे फोटो दे दी जाए। तो कहते नहीं, फोटो नहीं दिखाएंगे, तुम आओ उसके बाद यहाँ पैसे दो फिर तुम्हें देंगे। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं जी, जब तक मुझे वीजा आप देंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तो तब तक मैं करूंगा नहीं पेमेंट। आप देखिए, गुंडे लेके घर पे रिकवरी करने चली गई है, इतनी रिकवरी है। वो तो उसकी सोसाइटी थी, लोग थे, तो उन्होंने थोड़ा सा कहा तो वहां से भागना पड़ा इन लोगों को। रिकवरी तक हो रही है। और एक चीज जो है, अभी तक प्रशासन ने इतनी देर हो गए हाईलाइट हुए, लोगों के पासपोर्ट उसके पास पड़े हुए हैं जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। विक जी, आप सोचिए, उसके पास पासपोर्ट पड़े हैं और वो कह रही है कि पैसे दोगे तो ही छोड़ूंगी तुम्हारे पासपोर्ट। और पुलिस रिकवरी तक नहीं कर पा रही। लोगों की एप्लीकेशनें लगी हुई हैं, हमें धरने पे भी बैठना पड़ता है। उल्टा मुझे थ्रेट दी जाती है, तुम पे थाने के बाहर पर्चा लगाया, प्रोटेस्ट करने के लिए पर्चा लगा सकते हैं। आप जिस पे कार्रवाई करनी है उस पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जो आवाज उठा रहा, भाई तुम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मतलब प्रोटेस्ट के लिए जगह डिसाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन लूट के लिए कोई जगह नहीं है। आप कहीं भी खोल लीजिए, लूट का धंधा खोल लीजिए। प्रोटेस्टर्स को बताया जाएगा कि थाने के बाहर नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, लेकिन लुटेरे कहीं भी लूट करेंगे और खुलेआम घूम रहे हो और कार्रवाई नहीं हो रही है। हाईलाइटेड है, एक कहता है जी फलानी एजेंसी का काम है, एक कहता है जी फलानी एजेंसी का काम है। अभी तक इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि काम किसको करना है इस पर। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है कि इस तरह के केसेस अगर आएंगे तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा। ये तो हालत है जम्मू कश्मीर की। इसमें कोई नहीं कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और अब जो कानून है, केंद्र के जो कानून है वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगे निश्चित तौर पर। और खासकर कहीं ना कहीं इस तरह के स्कैम्स या फिर वीजा नॉर्म्स को लेकर या फिर कंसल्टेंसी खुलने के लिए कोई ना कोई कानून निश्चित तौर पर यहाँ पर होगा, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन एक्सपर्ट की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कई बच्चे वापस आए, उनका वहाँ का अनुभव क्या था? देखिए, जो लोग वहां से वापस आए हैं उनको बाउंडेड लेबर्स की तरह है। 24 घंटे में 20 घंटे काम कराया जा रहा है, एक टाइम खाना दिया जा रहा है। और अगर वो वहां पर इलीगल है, वो काम भी नहीं कर सकते, मतलब रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। कि अगर वो लोकल एजेंसीज के पास जाएंगे तो उन्हें थ्रेट दी जाती है कि अगर तुम लोकल एजेंसीज के पास गए वहां की, तो तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वीजे पे तुम्हारे पासपोर्ट पे जो है स्टैंप लगा दी जाएगी, तुम दोबारा किसी कंट्री में काम नहीं कर सकते। ब्लैकमेलिंग है। अब वो बच्चे वहां डरे हुए हैं। अगर मैं तो कहता हूं कि अगर इस पे एक सिट बैठे तो उन बच्चों को भी जो बाहर फंसे हुए हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं मेरे पास अभी भी, मैं आपको शेयर करूंगा। बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हम फंसे हुए हैं, हमारे पास टिकट के पैसे नहीं है, जिस दिन टिकट के पैसे हुए हम वापस आ जाएंगे। इस तरह का एक स्कैम है। वो फंसे हुए हैं वहां पर। यहां से एक केस है, बड़े 14 लाख रुपए लिए गए, उसे कहा गया ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाएगा, उसे भेज दिया गया आर्मेनिया में। आप बताइए, 14 लाख रुपए लेके आर्मेनिया में भेज दिया गया। उसका भी केस लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, उसका यहाँ पर केस लगा। अब देखिए, एप्लीकेशन दी उस बंदे ने,
वो अभी फंसा हुआ है आर्मेनिया में, उसकी वाइफ ने यहाँ कंप्लेन की है, उस पर एक्शन नहीं हुआ। ही हैज, उसको अप्रोच करना पड़ा कोर्ट को एफआईआर के लिए, वो कोर्ट के थ्रू एफआईआर लगवा रहा है। मतलब जी क्या आने वाले समय में एक तो लीगल एस्पेक्ट्स को भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा लॉ कोड कंसिस्टेंसी को लेकर, और खासकर क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, क्या एसएसपी जम्मू या फिर डीआईजी आईजी जम्मू को भी अप्रोच करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो पाए? देखिए, मैंने डीआईजी साहब से बात की थी ऑलरेडी, जो आला अधिकारी हैं उनसे बात की हुई है, मैं एसएसपी क्राइम से भी मैंने बात की है। अब इनिशिएटिव तो हमने ले लिया, बट जांच एजेंसी की अथॉरिटी तो नहीं है मेरे पास, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये तो अब इतना बड़ा एक नेक्सस है करोड़ों रुपए का, और सबसे पैसे के अलावा लोगों के भविष्य से खेला जा रहा है। वो एक ह्यूमन है कि हमारे बच्चे, सोचने वाली बात है, हमारे बच्चे किसी दूसरी कंट्री में बंधुआ मजदूर है। सब चीजें, आप पैसा भी छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि हमारे अपने बच्चे किसी के यहाँ बंधक बनाए हुए हैं, उनसे लेबर वाला काम कराया जा रहा है, और हमारी सरकार उनको कुछ, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा सवाल ही यही है। आप पैसे का एक्सपेक्ट तो कहिए कि ठगी तो हुई है, चलिए आप केस लगाएंगे, पर उन लोगों की वो जो जिंदगी वहां पे तबाह हो रही है उसका क्या होगा? एक इंसिडेंट है, पंजाब का बच्चा मर गया वहां पर, डेड बॉडी तक नहीं आई है उसकी वापस। तो अगर उन इन बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है, ये अप्रोच नहीं कर पाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। कुछ तो है, देखिए कुछ को पता होता है तो वो तो रिपोर्ट नहीं करते हैं, कि जिनको पता है कि हाँ मैं टूरिस्ट वीजे पे जाऊंगा, वहां असाइलम अप्लाई करूंगा, वो तो एक नेक्सस का हिस्सा हो गए। लेकिन ये वो मजबूर लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं आवाज उठा रहा हूँ, इन्हें वर्क वीजा के नाम पर ठगा गया। यहाँ से वर्क वीजा बोला जाता है, फिर लास्ट में, क्योंकि रशियन जो वीजा स्लिप आती है वो रशियन में होती है, तो ये उसका फायदा उठाए। इनको कहा जाता है कि तुम वहां पे बोलना कि हम टूरिस्ट हैं, तो तुम्हें लास्ट मोमेंट में इनको दे दिया जाता है, यार तुम्हारा ना वर्क वीजा आया नहीं, हम वहां पे कन्वर्ट करवा देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, रशिया में कोई पॉलिसी नहीं है। जो एक लोकल लॉ होता है, रशिया का कोई लोकल लॉ नहीं है जो टूरिस्ट वीजे को कन्वर्ट कर सकता हो वर्क वीजा में, और ये रिटर्न है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। आप अगर सर्च भी करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई भी वर्ल्ड में, जम्मू छोड़िए, वर्ल्ड में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि वो रशियन ट्रैवल वीजा को कन्वर्ट करवा देगा वर्क वीजा में, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कोई बांग्लादेशी यहां पर आए और वो कहे कि नहीं मुझे अब वर्क वीजा चाहिए, तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट आए हैं, आप वापस जाएंगे। रशियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप हाईली ट्रेन्ड या हाईली क्वालिफाइड हैं और आपको वहां की कुछ स्पेसिफाइड कंपनी से बुलाया, तभी वहां की गवर्नमेंट वर्क वीजा देती है। उसके अलावा कोई भी वर्क वीजा नहीं देती, ना तो कोई भी कंट्री हो। आप इंडिया की बात करिए, अभी रोहिंग्यास है यहाँ पर, हम उन्हें हमेशा कहते हैं डिपोर्ट करेंगे, वो आज नहीं डिपोर्ट होंगे, कल डिपोर्ट होंगे। ये रोहिंग्यास की तरह ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तो वो बच्चे जो मायूस होकर किसी तरह वापस जम्मू पहुंचे हैं, एक वो है जो वहां पर फंसे हुए हैं, बंधक बनकर बॉन्डेड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ से आगे सिविल सोसाइटी का कितना महत्वपूर्ण रोल है इस मुहिम में आपके साथ चलने के? देखिए, सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल है। सबसे पहले तो हमें अपने आसपास भी जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी ये इंश्योर करना होगा कि इस तरह के फर्जीवाड़े ना हो। अगर कहीं इस तरह की इमिग्रेशन खुल रही है तो वो एक हमने लीगल एक्सपेक्टिस का कंगाला है। दे कैन नॉट क्लेम कि ये वर्क वीजा दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस ये रजिस्टर्ड हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास, या जिस कंट्री का ये क्लेम करते हैं उनकी तरफ से इनको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारी सिविल सोसाइटी ये इंश्योर करे कि इस तरह के लोग जो हैं यहाँ पर ना। और जब कोई बाहर से आ रहा है, हमारे ही लोग उनको ऑफिस दे रहे हैं, हमारे ही लोग उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी का ये भी एक बहुत बड़ा इस बाहर से कोई आ रहा है उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन तो करें कि। और जम्मू में ही आप देखिए जिस तरह से ये कंसल्टेंसी है, जम्मू में 3 नामों से ऑपरेट कर रही है, एक ही लेडी 3 नाम से ऑपरेट कर रही है और अलग अलग थानों में ऑपरेट कर रही है। तो एक पूरा हमारी सिविल सोसाइटी चुप करके बैठी है, वो सोचती है नहीं यार, मजाक लिया जाता है इसको। लोग बताते हैं अगर किसी को, तो उसको कहा तेनू बड़ा शौक है फॉरन जान का ना, कर लिया चाह पूरा, मदद नहीं कर रहे।
टॉन्ट मार रहे हैं उसको, एक सोशल स्टिग्मा दे रहे हैं उसको कि अगर वो किसी को बता दे कि भैया मैंने 14 लाख रुपए दिए हैं फॉरेन जाने के लिए, तो उसका मजाक बना दिया जाएगा, उसकी हेल्प नहीं की जाएगी। तो हमारी सिविल सोसाइटी को भी ये इंश्योर करना होगा इस तरह के ठग जो हैं, अगर आपकी लोकेलिटी में आते हैं आप भी करिए और उनसे बकायदा पूछिए आप। और अगर हमारी जम्मू के लोग जाग जाएंगे तो अगर तो इस तरह का तो फ्रॉड होगा नहीं। बाकी मैं कहना चाहता हूँ अगर यूपी बिहार से लोग आकर यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं, काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हमारे जम्मू के बच्चों को ये समझना होगा कि काम कोई बड़ा या छोटा नहीं, और हमारी सोसाइटी को भी अपना जो है नजरिया चेंज करना होगा कि अगर कोई ऑटो चला रहा है या कोई सब्जी लगा रहा है तो वो छोटा नहीं है। अब आप देखिए बाहर से लोग आकर अगर यूपी बिहार से आकर यहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे बच्चे भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस उनको है कि हम एक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी एक नजरिया चेंज करने की कोशिश करें कि ये अगर कोई ठेला लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, तो यार वो मेहनत की कर रहा है, वो ठगी नहीं कर रहा है, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो एक महत्वपूर्ण मुहिम आपने स्टार्ट की है, लोगों को साथ देना होगा और खासकर आने वाले समय में हम चाहते हैं कि लोग भी सामने आए और इस तरह इस मुहिम को, क्योंकि भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक ह्यूमन इशू है, ना केवल सुनहरा भविष्य को लेकर युवा खासकर बड़ा काम कर रहा है, लेकिन जब उसको दचका मिलता है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी और बाकी चीजें सामने आती हैं। अमन जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, खासकर एक इंपॉर्टेंट इशू को लेकर आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप हाईलाइट कर रहे हैं, इस चैनल की वजह से लाखों लोगों तक जब ये न्यूज पहुंचेगी जम्मू के, तो उन्हें भी पता लगेगा कहीं वो भी आपके ऐसे ही किसी नेक्सस का शिकार हो रहे होंगे या होने वाले होंगे, तो संभल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।